अगर आप 2024 के नीट एस्पिरेंट हो, नीट एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर से नीट के लिए किस टाइप का क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, वो क्वेश्चंस। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करने वाली हूं, बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पहले मैंने करके रखा। अगर आपको देखना है आप मेरे चैनल में देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जगह अगर हम नीट के तैयारी के लिए इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वो करना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं वही हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे एमसीक्यूज में, जहां पर हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट्स के एप्लीकेशन के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो मैंने लिखा है, जो बिल्कुल बेसिक चीज है इस चैप्टर के, वो अगर आपको क्लियर ना हो तो आप आगे जाकर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू व्हाट, Na atoms। Na atoms means एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, और एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स के वैल्यू कितने हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, और यही है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट ऑल्सो। सो 1 ग्राम एटम means ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एंड इन दिस अमाउंट what is the number of atoms present in it? It is Avogadro number of atoms, that means Na number of atoms, which is 6.023 into 10 to the power 23 number of atoms. Similarly, 1 gram molecule means what? 1 gram molecule means it is the gram molecular mass of the element or the compound. ठीक है, और 1 gram molecule means how many number of molecules? Avogadro number of molecules, and what is the value? 6.023 into 10 to the power 23 number of molecules. Next जो चीज का कंसेप्ट हमें जरूरी है वो है परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना। आपको कोई भी कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स जो है उनका परसेंटेज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इन ए कंपाउंड विल बी व्हाट, mass of the element in the compound divided by molar mass of the compound multiplied by 100. Okay, next topic is concentration of the solution. Solution का concentration different तरीका से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मास की जगह बस वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम परसेंटेज विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके बाद हम आते हैं मोल फ्रैक्शन में। सो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट, एक बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट, एक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। So whether you want to calculate the mole fraction of the solute or the solvent, the formula will be this: number of moles of the solute or the solvent divided by total number of moles of solute and solvent. ये होगा मोल फ्रैक्शन। इसके बाद है मोलरिटी। मोलरिटी को कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करते हैं। What is the formula of molarity or what is the definition of molarity? It is number of moles of solute divided by volume of the solution in liter. This is the formula of molarity. Next is molality. Molality is expressed by small m, और इसका definition या तो इसका formula क्या है, number of moles of solute divided by mass of the solvent in kg. Next is normality. Normality is equal to what, number of gram equivalents of solute divided by volume of the solution in liter. Now number of gram equivalents कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई भी सब्सटेंस का, वो एलिमेंट हो सकते हैं, वो एसिड हो सकता है, बेस हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना आना चाहिए, तभी आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट कर पाओगे। दैट मीन्स नॉर्मलिटी को आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है
वो मैं अभी एक एक करके लिख के दिखाऊंगी आपको। सो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कैसे करोगे? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। सो फॉर एग्जांपल आपको एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 27 है, और एल्यूमिनियम अपना जो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं उसमें वो वैलेंसी कितना शो करते हैं? 3 शो करते हैं। इसीलिए एल्यूमिनियम का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना होगा? 27 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 9। तो इस तरह से एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ द एसिड। एसिड की बेसिसिटी मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता दूं कि बेसिसिटी एक एसिड का क्या है? एक एसिड के जो 1 मॉलिक्यूल है उसमें जितना नंबर में हाइड्रोजन एटम्स है जो कि रिप्लेस होता है जब वो रिएक्शन करते हैं, तो वही नंबर को कहा जाता है उसकी बेसिसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। इन एसिड्स में देखिए HCl और HNO3 में एक एक हाइड्रोजन एटम है, सो इनकी बेसिसिटी तो 1 है। लेकिन H2SO4 की बेसिसिटी 2 है क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, सो इट्स बेसिसिटी इज 2। सो अगर इक्विवेलेंट वेट आप HCl का या HNO3 का फाइंड आउट करना चाहोगे तो मॉलिक्यूलर मास को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मींस इन केस ऑफ मोनोबेसिक एसिड, तो मोनोबेसिक एसिड के केस में जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वही उसका इक्विवेलेंट मास भी है। और अगर डाइबेसिक एसिड है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी 2 है, उसके केस में इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम एसिड के इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, सेम वे मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। अब बेस की एसिडिटी क्या है? बेस के एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर में OH ग्रुप है जो कि रिप्लेसेबल है उसको कहा जाता है बेस की एसिडिटी। से फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इनके जो एसिडिटी है वो 1 है। लेकिन अगर CaOH होल 2 है या तो MgOH होल 2 है तो इनके केस में एसिडिटी क्या होगा? 2, बिकॉज 2 रिप्लेसेबल OH ग्रुप है। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है जिसका फॉर्मूला है AlOH होल 3, तो इसके केस में एसिडिटी क्या होगा? 3। तो डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिटी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द बेसिस विल बी डिफरेंट। इसके बाद हम आते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सॉल्ट। आपको पता है सॉल्ट्स आर मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स, तो इनके केस में मॉलिक्यूलर मास ये टर्म यूज नहीं करके हम जो टर्म यूज करेंगे वो है फॉर्मूला मास। सो सॉल्ट के केस में इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक एग्जांपल Ag2SO4 या तो MgSO4। अगर Ag2SO4 का आप अगर इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसका जो फॉर्मूला मास है वो फॉर्मूला मास को आपको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि Ag का चार्ज यहाँ पे +1 है, तो +1 × 2 +2, SO4 का -2। सो या तो आप देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 2 है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 2 है, बिकॉज इक्वली होता है, और इसीलिए आपको इसको 2 से डिवाइड करने से इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए MgSO4 का जो फॉर्मूला मास होगा वो फॉर्मूला मास को यहाँ पे भी आपको 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज Mg का चार्ज होता है +2, SO4 का चार्ज होता है -2। सो इस तरह से आप जो है सॉल्ट के केस में इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। इनके केस में क्या होगा? आपको पता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सो इनके केस में इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए इनके मॉलिक्यूलर मास को जितना नंबर में ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या तो जितना नंबर में इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है रिएक्शन के दौरान, उसी नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा।
या तो आप बोलो कि मॉलिक्यूलर मास को आपको कितना से डिवाइड करना है, टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज कि ये +7 से +2 में गया तो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, 7 - 2 दैट मीन्स 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost. So this is how you can calculate the equivalent weight of the oxidizing agent or the reducing agent. Next is normality and molarity equation. Normality equation वो होगा जिसमें नॉर्मलिटी से कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाएगा, मोलारिटी इक्वेशन वो होगा जिसमें मोलारिटी से कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाएगा। सो नॉर्मलिटी इक्वेशन ये होगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2। सपोज एक डेफिनेट नॉर्मलिटी के डेफिनेट वॉल्यूम के सॉल्यूशन आपके पास है, आप उसको डायल्यूट कर रहे हो, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, न्यू वॉल्यूम में उसका नॉर्मलिटी क्या होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप ये इक्वेशन को इस्तेमाल करोगे और नॉर्मलिटी आपको मिल जाएगा। उसी तरह से मोलारिटी इक्वेशन क्या होगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब मोलारिटी इक्वेशन का एक और फॉर्म हम यूज करते हैं जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं, तो इनका रिएक्शन से जब प्रोडक्ट बनते हैं कंप्लीटली एक दूसरे के साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं, तो इनके रिएक्शन को अगर इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी आप स्टडी कर रहे हो तो आप एक इक्वेशन यहाँ पे इस्तेमाल करके जिसका मोलारिटी आपको फाइंड आउट करना है उसका आप कर सकते हो, और वो इक्वेशन है ये M1V1 by N1 is equal to M2V2 by N2। यहाँ पे स्मॉल n1 एंड स्मॉल n2 दे आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। सपोज ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहा है, सपोज एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, एक है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, तो एक दूसरे के साथ जब वो रिएक्शन कर रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है इनके आगे आगे लिखा हुआ है वही न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे N1 और N2 होगा। लेटर सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। आप सब जो है लैब में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आप टाइट्रेशन करते हो, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हो, जिसमें आप ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन करते हो, जो कि 12th क्लास के बच्चे हैं जिनको रिडॉक्स टाइट्रेशन करना पड़ता है, या तो मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4 आप टाइट्रेशन करते हो। तो उसमें जो मोर सॉल्ट है उसका एक डेफिनेट मोलारिटी का डेफिनेट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, और KMnO4 का मोलारिटी आपको कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मोर सॉल्ट है उसको कहा जाता है एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस और KMnO4 को कहा जाता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस के ऑलवेज ही एक जो है डेफिनेट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना के हम रख सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस के जो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हमने बनाया टाइम के साथ उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4 रिएक्शन हो रहा है तो मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन बना के रखा जाता है डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन का, क्योंकि मोर सॉल्ट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, वो अपने आप ही डिकम्पोज करते हैं, इसीलिए जितना भी कंसंट्रेशन का आपने सॉल्यूशन उसका प्रिपेयर किया वो कंसंट्रेशन वेरी करेगा आफ्टर सम टाइम। दैट इज व्हाई जो भी आपने KMnO4 का सॉल्यूशन बनाया उसका मोलारिटी आपको टाइट्रेशन करके मोर सॉल्ट के साथ आपको फाइंड आउट करना होगा। लेटर सपोज मैं एक प्रैक्टिकल का ही जो है ले लेती हूँ, और जो कि आपको लैब में करना होता है, और हम दिखाते हैं किस तरह से इस इक्वेशन की मदद से हम KMnO4 का मोलारिटी और स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन ले लिया। 12th क्लास के बच्चे ये प्रैक्टिकल करते ही होंगे लैब में। देखिए प्रैक्टिकल में ये है कि प्रिपेयर M/20 मोर सॉल्ट सॉल्यूशन, यूजिंग दिस सॉल्यूशन फाइंड आउट द मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में होते हैं, आपको करना पड़ता है, लैब में परफॉर्म करना पड़ता है। तो देखिए ये मैंने क्या बनाया, ब्यूरेट बनाया। ब्यूरेट में क्या लिया जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लिया जाएगा जो कि पर्पल कलर का होते हैं, और ये जो कॉनिकल फ्लास्क है जिसको हम टाइट्रेशन फ्लास्क भी बोलते हैं, इसके अंदर लिया जाएगा मोर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मोर सॉल्ट सॉल्यूशन लेटर सपोज एक डेफिनेट वॉल्यूम का 20 cc हमने ले लिया, और इसका मोलारिटी भी नोन है, आप देख ही रहे क्वेश्चन में M/20 इसका मोलारिटी है।
तो इसका मोलरिटी, इसका वॉल्यूम दोनों ही नोन है। KMnO4 के साथ जब इसका रिएक्शन आप करोगे, कैसे आप स्टार्ट करोगे? ये जो स्टॉपकॉक है, ये स्टॉपकॉक जैसे ही आप खोलोगे तो ड्रॉप करके पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन मोर सेल के अंदर गिरना शुरू हो जाएगा और दोनों के बीच में रिएक्शन जब तक चलेगा तब तक क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर होता जाएगा। अब क्या होगा, व्हेन द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीट, दोनों के बीच में रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, 20 cc मोर सेल सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज कर रहा है KMnO4 सॉल्यूशन। तो 20 cc मोर सेल सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 चाहिए, जैसे ही उतना डल जाएगा, एक एक्स्ट्रा ड्रॉप KMnO4 अगर आप ऐड करोगे तो KMnO4 का कलर यहाँ पे परसिस्ट करेगा, मतलब वो कलर नहीं जाएगा और एक लाइट पिंक कलर आ जाएगा। तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट जैसे ही आ गया तो आपको KMnO4 के ये जो ब्यूरेट में स्केल बना हुआ है, इससे आपको ब्यूरेट से KMnO4 का वॉल्यूम कितना लगा वो आपको ब्यूरेट से रीडिंग मिल जाएगा। अब ये ब्यूरेट का रीडिंग मिलते ही आप KMnO4 का मोलरिटी और इसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हो बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, जो कि अभी अभी हमने आपको लिख के दिखाया था। तो इस इक्वेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले मोर सॉल्ट और KMnO4 के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को मॉलिक्यूलर रिएक्शन अगर हम लिखने जाए तो बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इससे बेटर है अगर आप आयनिक इक्वेशन लिखते हो, दैट इज वेरी सिंपल। आयनिक इक्वेशन ये होगा, यहाँ पे MnO4 माइनस को ही लिया गया है KMnO4 से, क्योंकि Mn का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, K का नहीं होता है, इसलिए K यहाँ पे नहीं लिखा गया है आयनिक इक्वेशन में। और इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, जो मोर सॉल्ट है उसका फॉर्मूला है FeSO4 NH4 होल टू SO4 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये एक डबल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं है, मतलब इसको जब पानी में डिजोल्व किया जाता है ये सारे आयंस को फर्निश करते हैं। इसमें से Fe+2 आयन भी आएगा, SO4-2 भी आएगा, NH4+ आयन भी आएगा, ये सारे आयंस आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स होता तो कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है आयनाइज नहीं करते हैं, दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे ये जो मोर सॉल्ट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है फेरस सल्फेट, दैट मीन्स फेरस आयन। इसी का ही होगा ऑक्सीडेशन और ये +2 से +3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कौन करेगा? पोटेशियम परमैंगनेट करेगा। अमोनियम सल्फेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं हो रहा है। तो आयनिक इक्वेशन में हम लिखेंगे आगे Fe+2 को, और क्योंकि जो टाइट्रेशन है ये टाइट्रेशन आपको करना होगा एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में करने के लिए जैसे 20 cc मोर सॉल्ट यहाँ पे आपने सॉल्यूशन ले लिया टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर, इसमें आपको इक्वल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना है। सो साथ में आएगा H+ और प्रोडक्ट में क्या होगा, Mn जो है यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 से ये रिड्यूस होकर के +2 में आ जाएगा, Fe+2 ऑक्सीडाइज होकर के Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में वाटर बनेगा। तो इसका बैलेंसिंग के लिए देखो यहाँ पे Mn को चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन +7 से +2 में जाने के लिए, और इसका हमें जो है अगर हम इसका 5 लगा देते हैं आगे तो इसका 5 Fe+3 बनेगा, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गया, 5 Fe+2 5 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल कितना बनेगा, 4 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है, सो 4 मॉलिक्यूल वाटर अगर है तो यहाँ पे 8H+ कर दोगे तो ये आपका बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हम KMnO4 का मोलरिटी और स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे वो है ये M1 V1 by N1 इज इक्वल टू M2 V2 by N2। N1 क्या है, अगर इस साइड में आपके सारे जो डेटा है वो KMnO4 का है, लिख लो यहाँ पे ये KMnO4 का है और ये आपका मोर सॉल्ट का है, ठीक है। तो KMnO4 का मोलरिटी M1 हमें कैलकुलेट करना है, M1 इंटू सपोज ब्यूरेट रीडिंग आपका आया है x मिलीलीटर, ये जो ब्यूरेट रीडिंग आया है आपका सपोज ये x मिलीलीटर आया है, सो इंटू x डिवाइडेड बाई यहाँ पे N1 क्या होगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ MnO4 माइनस, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस, जो कि 1 है यहाँ पे, सो 1 इज इक्वल टू M2 क्या है, मोलरिटी ऑफ मोर सॉल्ट का मोलरिटी आपको दे रखा है M/20, दैट मीन्स 1/20 इंटू V2 क्या है, इसका वॉल्यूम कितना लिया था आपने टाइट्रेशन के लिए 20 cc लिया था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट, यहाँ पे 5 है तो ये 5 कर दिया आपने, तो 20 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स M1 इंटू x इंटू 5 इज इक्वल टू 1, सो
m1 इज इक्वल टू क्या होगा 1/5x। सो मोलरिटी m1 इज इक्वल टू व्हाट 1/5x। x की वैल्यू जो भी आपको ब्यूरेट रीडिंग मिला वो आप पुट कर दो, आपको मोलरिटी KMnO4 का मिल गया। नाउ आपको मोलरिटी के साथ साथ KMnO4 का स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट करना है एंड स्ट्रेंथ इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर। सो आप स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास। मोलरिटी तो 1/5x हो गया और KMnO4 का जो मोलर मास है वो है 158। तो इस तरह से जो है ये x की वैल्यू ब्यूरेट से मिलते ही आपको मोलरिटी भी मिल जाएगा KMnO4 का, आपको स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा, यूनिट हो जाएगा ग्राम पर लीटर। सो दिस इज व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी मोलरिटी इक्वेशन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने इसलिए किया, एक तो आपको प्रैक्टिकल में भी मदद हो गया इससे कि प्रैक्टिकल में जब आप कुछ नहीं कर पाते हो कैलकुलेशन वगैरह, तो आपको ये वीडियो देखने से वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ये इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है वो भी आपको मैंने बता दिया। अब देखिए मोलरिटी इक्वेशन एक और इस्तेमाल है इसका। जब आप दो सेम टाइप का सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो, एक का मोलरिटी कुछ है, वॉल्यूम कुछ है, दूसरा का मोलरिटी कुछ और है, वॉल्यूम कुछ और है, और मिक्सिंग के बाद फाइनल सोल्यूशन का मोलरिटी आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो ये फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है। इसलिए मैंने लिखा फाइनल मोलरिटी ऑन मिक्सिंग टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। सपोज HCl सोल्यूशन ही दो किस्म का है तुम्हारे पास, एक तो है जो है 0.5 मोलर का, एक है 0.01 मोलर का। दोनों को मिक्स करके एक न्यू सोल्यूशन आप बनाना चाहते हो, तो उसका मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे फाइनल सोल्यूशन का? उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3 इंटू v1 प्लस v2। सो मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? v1 प्लस v2 हो गया और उसका मोलरिटी अननोन है, वो फाइंड आउट इस फॉर्मूला से हो जाएगा। बिकॉज m1 और v1, m2 और v2 नोन है, तो आप m3 कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ वी आर कमिंग टू सम अदर पॉइंट्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू व्हाट? मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। बिकॉज मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जो कि n से रिप्रेजेंट करता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा? मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब अगर कई बार हमें मिली मोल्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, तो नंबर ऑफ मिली मोल्स क्या होगा? मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। बिकॉज अगर मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर है, तो मोलरिटी इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। दैट्स हाउ इट इज। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स is equal to normality multiplied by volume in liter. Number of milli equivalents क्या होगा? Normality multiplied by volume in milliliter. यहाँ भी वही बात है, normality is equal to number of gram equivalents of the solid divided by volume in liter. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? नॉर्मलिटी को आपको वॉल्यूम जो लीटर में है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मलिटी को वॉल्यूम इन मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो फ्लो चार्ट है, इस चैप्टर का की कॉन्सेप्ट है ये। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और आपको सॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइप का जो है आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। बेसिक तो यही है। मोल कॉन्सेप्ट में देखो, 1 मोल, ये मोल को हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, 1 मोल मतलब क्या है? What volume 1 mole of any gas occupies at NTP? It is 22.4 लीटर। तो यहां पे मैं लिख रही हूं 22.4 लीटर एट NTP। इन टर्म्स ऑफ मास क्या होगा? 1 मोल मीन्स ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम एटॉमिक मास अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस या तो ग्राम मोलिकुलर मास अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल। तो इन टर्म्स ऑफ मास ये हो गया। नाउ इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स के टर्म में कैसे मोल को हम समझेंगे? इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल ये होगा कि
एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो सकते हैं, उतना नंबर में अगर पार्टिकल हुआ तो उसको हम कहेंगे 1 मोल। सो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स ये हो जाएगा 6.023 into 10 to the power 23 atoms or molecules. So this is the main basic concept, मोल कंसेप्ट का। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा हमेशा। बार बार आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको मास को मोल में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, मोल को मास में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना पड़ सकते हैं, पार्टिकल्स के नंबर को, एटम्स के नंबर या तो मॉलिक्यूल्स के नंबर को आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ सकते हैं, या तो मोल को आपको पार्टिकल्स के नंबर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। सो ये जो इंटर कन्वर्शन है ये तब आप कर पाओगे जो ये बेसिक मैंने बताया, जब आपको ये बेसिक चीज याद रहेगा तभी आप ये कन्वर्शन कर सकते हो और मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी अच्छी तरह से कर सकते हो। अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम इतना है, इससे ये कैलकुलेट करो, इससे ये कैलकुलेट करो, इस तरह से पूछा जाता है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कैसे आप कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करने के लिए आपको मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ये करना पड़ेगा। इसके बाद उसी तरह से आप देखिए 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स मीन्स व्हाट? ग्राम एटॉमिक मास अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को हम 1 मोल एटम्स के साथ इक्वल इसलिए हमने किया क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास, सपोज की कार्बन है 12 ग्राम कार्बन, जो कि इसका ग्राम एटॉमिक मास है, 12 ग्राम कार्बन में कितना एटम्स होगा? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होगा, Na एटम्स होगा, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ एटम्स होगा। इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिखा 1 ग्राम एटम एंड दैट मीन्स इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। उसी तरह से 1 मोल मॉलिक्यूल्स क्या होगा? 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सपोज CO2 है, CO2 का अगर मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट करो तो 44 ग्राम होता है। सो 44 ग्राम CO2 मीन्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। दैट मीन्स इसमें कितना नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे, कितना मोल मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट मीन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके बाद है 1 मोल आयोनिक कंपाउंड इज इक्वल टू व्हाट? ग्राम फॉर्मूला मास इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23 फॉर्मूला यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला मास क्या होगा? ये सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, सो ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। सो 58.5 ग्राम NaCl। इसमें NaCl के फॉर्मूला यूनिट्स कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स होंगे हैज 6.023 into 10 to the power 23 NaCl फॉर्मूला यूनिट्स। अब 1 फॉर्मूला यूनिट में 1 Na प्लस आयन है, 1 Cl माइनस आयन है, दैट मीन्स इतना जो फॉर्मूला यूनिट्स है एवोगाड्रो नंबर ऑफ NaCl फॉर्मूला यूनिट्स, इसमें Na प्लस आयन कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर ऑफ Na प्लस आयन्स, एवोगाड्रो नंबर ऑफ Cl माइनस आयन्स, इस तरह से होगा। So this was about ionic compound. Number of gram equivalents कैसे कैलकुलेट करोगे? Mass of the solute in gram divided by equivalent weight of the solute. Number of milli equivalents क्या होगा? यही है, इससे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल रहा है। ग्राम इक्विवेलेंट को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि ये तो बिल्कुल छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, इसके आगे डेका, हेक्टो, किलोग्राम। सो अगर आप ग्राम से मिलीग्राम में जाना चाहते हो तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर ग्राम से किलोग्राम में आना चाहते हो तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरह से किलोग्राम से ग्राम में जाओगे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो हिसाब है हमारा। सो अगर हम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो मिली इक्विवेलेंट के नंबर आ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी एक तरीका है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन क्या है? मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। सो ये हो गया आपका स्ट्रेंथ। और उसके बाद जो
कंसेप्ट्स में, जो फॉर्मूला में लास्ट है, वो है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में कॉन्सेंट्रेशन को तब एक्सप्रेस किया जाता है व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन ट्रेस अमाउंट। बहुत ही कम जब वो प्रेजेंट होगा तो पार्ट्स पर मिलियन में हम जो है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। सो पार्ट्स पर मिलियन, सपोज कि जो सब्सटेंस है उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो पार्ट्स पर मिलियन ppm ऑफ सब्सटेंस ए। आप इसको इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दोनों ही तरीका से आप पार्ट्स पर मिलियन में कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर मास के हिसाब से करते हो तो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6, 1 मिलियन ग्राम। 1 मिलियन ग्राम में जितना अमाउंट में सॉल्यूट होता है उसी को ही हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। उसी तरह से अगर सॉल्यूट का मास नहीं है तुम्हारे पास, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, तो ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल करके पार्ट्स पर मिलियन में कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6। अलग अलग से मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन सब हो चुका है। अभी जो है कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, खास करके थोड़ा हायर लेवल का प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो रिलेशंस, कई बार ये रिलेशंस को हमें अप्लाई करना होता है, तो वो रिलेशन अभी हम 2-4 निकालेंगे। फर्स्ट है कि मोलारिटी और मोलालिटी में रिलेशन। तो उसके लिए सबसे पहले देखो मोलारिटी क्या है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम m मोल्स सपोज करते हैं, मोलारिटी का मतलब हुआ कि m मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन। सो मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो कि m है ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ इफ सपोज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज d, तो ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज d सपोज, देन मास ऑफ द सॉल्यूशन will be equal to 1000 मिलीलीटर था, इसके साथ डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, इतना ग्राम। ये हो गया मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अब सपोज कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है, लेटर सपोज सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो अगर m2 है, तो मास ऑफ द सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट ये क्या हो जाएगा, m इंटू m2, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, तो ये हो गया मास ऑफ द सॉल्यूट। सो मास ऑफ द सॉल्यूट को अगर आप मास ऑफ द सॉल्यूशन से माइनस कर दोगे तो आपको मास ऑफ द सॉल्वेंट मिलेगा। सो मास ऑफ द सॉल्वेंट विल बी 1000 d minus m2. So molality will be equal to what, m number of moles of the solute divided by mass of the solvent 1000 d minus m2। अब मास ऑफ द सॉल्वेंट को आपको केजी में लेना है, मतलब आपको 1000 से इसको डिवाइड कर देना है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1000 m डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस m2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1000 को कॉमन ले लेते हैं नीचे, 1000 m डिवाइडेड बाय नीचे अगर 1000 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आता है d माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब 1000 ऊपर नीचे हम कैंसिल कर देते हैं। सो हमारा एक्सप्रेशन हो गया m मोलालिटी इज इक्वल टू कैपिटल M मोलालिटी डिवाइडेड बाय d माइनस m2 बाय 1000, और m इंटू d माइनस m2 बाय 1000 इज इक्वल टू कैपिटल M, और md माइनस m इंटू m2 बाय 1000 इज इक्वल टू m। सो इसको अगर हम इस साइड में लेके जाएंगे तो md इज इक्वल टू क्या हो गया, m प्लस m इंटू m2 बाय 1000। सो m कॉमन लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस m कैपिटल M2 डिवाइडेड बाय 1000। सो देन m मोलारिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, md डिवाइडेड बाय 1 प्लस m m2 डिवाइडेड बाय 1000।
ये आपका रिलेशन आ गया मोलारिटी और मोलालिटी में। ये रिलेशन हमें थोड़ा सा कष्ट करके याद करना पड़ेगा अगर आप हायर लेवल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। कई बार ऐसे न्यूमेरिकल देते हैं कि आपको ये रिलेशन अप्लाई करने से ही आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।